क्लास 7 यूथ अध्याय 1 समानता। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व लोगों की भागीदारी, संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। भारत एक लोकतंत्रीय देश है। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। मताधिकार की समानता। भारत लोकतांत्रिक देश है जहां सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हों या अमीर, सभी को मताधिकार का अधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सभी नागरिक जो अपनी जाति या शिक्षा, धर्म, रंग, नस्ल और आर्थिक स्थितियों की परवाह किए बिना 18 या उससे अधिक उम्र के हैं, तो वो वोट देने के लिए स्वतंत्र है। यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। ये समानता के विचार पर आधारित है। अन्य प्रकार की असमानता। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। एक, जातिगत व्यवस्था। न्यूज़पेपर में वैवाहिक विज्ञापन। 2, धर्मों के आधार पर। 3, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर। मानवीय गरिमा। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। भारतीय लोकतंत्र में समानता। संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है, जिसका अर्थ होता है देश के व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शिक्षक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वह सब समान माने जाएंगे। संविधान द्वारा प्रावधान। 1, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। 2, किसी भी प्रकार से धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 3, सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार। 4, अस्पृश्यता का उन्मूलन। समानता के अधिकार को 2 प्रकार से लागू किया गया है: कानून द्वारा, सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील, सर्वप्रथम तमिलनाडु में लागू, 2001 में उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी राज्यों में लागू। नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट, एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीका अमेरिका लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त कैसे और समान अधिकारों की मांग की। 1965 के नागरिक अधिकार अधिनियम के नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। 1995 भारत सरकार विकलांगता अधिनियम, विकलांग व्यक्तियों को समान अधिकार, निशुल्क शिक्षा, सरकार उन्हें मुख्य धारा से जुड़े। अध्याय 2, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। स्वास्थ्य, बीमारियों व चोट आदि से मुक्त रखना, स्वच्छ पानी, प्रदूषण मुक्त वातावरण, भरपेट भोजन, घुटनभरी अवस्था से मुक्ति। सार्वजनिक वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। स्कूल, अस्पताल, टेलीविजन इत्यादि सेवा की मांग कर सकते हैं, संस्थाओं की सवाल उठा सकते हैं। निजी वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने लाभ के लिए आयोजित किया जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य केंद्रों वह अस्पतालों की एक श्रृंखला है, यह सरकार द्वारा चलाई जाती है। 1, ग्राम स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र, एक नर्स, एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक, यह कई गांवों की जरूरत को पूरा करता है। 2, जिला अस्पताल, जिला स्तर पर यह स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं। निजी स्वास्थ्य सेवाएं, इन पर सरकारी स्वामित्व व नियंत्रण नहीं होता है, इनमें धन व्यय करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी आरपीएम मिल जाते हैं। केरल, 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुल बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया, जिससे वहां पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित की जा सकी। कोस्टारिका, दक्षिण अमेरिका, यह देश सेना नहीं रखता बल्कि उसका बजट शिक्षा व स्वास्थ्य पर लगाता है।
OPD आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी OPD में जाता है। अध्याय 3 राज्य शासन कैसे काम करता है। विधायक विधानसभा में सदस्य को विधायक मला कहा जाता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एक का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। यह मिलकर सरकार का गठन करते हैं। निर्वाचन क्षेत्र इसका अर्थ एक निश्चित क्षेत्र से है। यहाँ रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उदाहरण यह कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। राज्यों को निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का एक विधायक होता है। सत्ता पक्ष जिस राजनीतिक दल के विधायक बहुमत में जीत जाते हैं वह सरकार बनाते हैं और मुख्यमंत्री उसी दल का होता है। इसे सत्ता पक्ष या सत्तारूढ़ पार्टी कहते हैं। विरोधी पक्ष अन्य जीते हुए विधायक विरोधी पक्ष होंगे। राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। बहुमत इसका आश्चर्य ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोगों किसी निर्णय या विचार से सहमत हो। इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। अध्याय 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। अस्मिता यह एक प्रकार से स्वयं के होने यानी अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक का भाव है। एक व्यक्ति की कई अस्मिता हो सकती है। अवमूल्यत जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है तब वह स्वयं को अवमूल्यत महसूस करता है। 1920 के दशक ने समोआ द्वीप में बच्चों का जीवन। समोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित द्वीपों के समूह का एक भाग हैं। 1920 की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। बच्चे घर का काम व मछली पकड़ने जैसे कार्य करते थे। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। 1960 के समय में लड़के व लड़कियां 6 कक्षा में आने के बाद अलग अलग स्कूलों में जाते थे और स्कूल में लड़कियों का खेल का आंगन होता परंतु लड़कों के स्कूल में खाली मैदान। लड़कियां स्कूल से केवल घर जाती थी एक सड़क के माध्यम से परंतु वह सड़क लड़कों के लिए मनोरंजन का माध्यम रही हैं। घरेलू काम का मूल्य समाज में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती हैं जैसे देखभाल संबंधी। यह कार्य स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य है इसलिए उनके लिए पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं होता। घर का कार्य करने वाले नौकर महिला या बच्चे पुरुष होते हैं तथा उनसे समाज में सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू यह है कि लगने वाला समय और यह देखा जाए कि महिला घरेलू बाहर के कामों को देखे तो वह पुरुष से अधिक हैं। महिलाओं का काम और समानता घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। समाधान का कार्य परिवार या व्यक्तिगत नहीं शासकीय स्तर पर भी होना चाहिए। सरकार के द्वारा उठाए कदम आंगनवाड़ियां और बलवादियां अध्याय 5 औरतों ने बदली दुनिया। पिछले अध्याय में हमने देखा कि महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम ही नहीं माना जाता है तथा इसका कोई निश्चित समय भी नहीं है। इस अध्याय में घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं और इस अध्याय में महिला आंदोलनों को भी जानेंगे।
व्यवसाय के क्षेत्र में महिलाएं, आप देख सकते हैं कि अधिकतर लोग महिलाओं को केवल नर्स के रूप में देखते हैं तथा पुरुषों को पायलट पुलिस के रूप में देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील विनम्र होती हैं। इसे महिलाओं की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है और ज्यादातर यह माना जाता है कि विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में महिलाएं सक्षम नहीं होती। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते। परिवेश, हमारे चारों ओर परिवेश कुछ इस प्रकार से बना हुआ है कि लड़कों को ऐसी नौकरियों के लिए प्रेरित किया जाता है जिसमें अधिक वेतन मिल सके। ऐसा ना होने पर उन्हें चिढ़ाया जाता है। परिवर्तन के लिए सीखना। आज अधिकांश बच्चे स्कूल जाते हैं, परंतु अतीत में ऐसा नहीं होता था। केवल कुछ एक लोग ही पढ़े लिखे थे तथा अधिकांश लोग अपने घर के व्यवसाय को ही अपना लेते थे या बुजुर्ग लोग जो कार्य करते हैं उसे ही सीख लेते थे और अपनी आजीविका चलाते थे। घर परिवार में लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। वह घर का सारा कार्य करती तथा व्यवसाय में सहयोग भी करती थी। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। 19वीं शताब्दी में परिवर्तन, शिक्षा के बारे में कई नई विचार ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए। राससुंदरी देवी 1800 से 1890, यह पश्चिम बंगाल में पैदा हुई। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। आमार जीबोन, यह किसी भी भारतीय महिला द्वारा लिखी पहली आत्मकथा थी। राससुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी होने के बावजूद उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, भारत में हर 10 वर्ष पश्चात जनगणना होती है जिसमें विभिन्न आंकड़े सामने आते हैं। 1961 की जनगणना में पुरुषों का 40% शिक्षित था। इसकी तुलना में स्त्रियों 15% भाग पढ़ा लिखा। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों का 82% शिक्षित था तथा स्त्रियों 65% भाग पढ़ा लिखा था। सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति, संट की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। दलित, आदिवासी और मुस्लिम बच्चों के स्कूल छोड़ने के अनेक कारण हैं। स्कूल पास न होना, शिक्षक का न होना, रूढ़िवादी सोच, महिला शिक्षा को बढ़ावा न देना, निर्धनता। महिला आंदोलन, वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है जिसके लिए महिलाओं ने व्यक्तिगत स्तर पर संघर्ष किया। इन संघर्ष को महिला आंदोलन कहा जाता है। महिलाओं ने इन आंदोलनों के जरिए कानूनी सुधार, हिंसा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कामयाबी हासिल की और अपनी स्थिति को बेहतर किया। अभियान 2006 में एक कानून बनाया गया जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही कानूनी सुरक्षा दी जा सके। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिला के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश दिए। 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठन ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। अध्याय 6, संचार माध्यमों को समझना। इस अध्याय में आप संचार माध्यमों के बारे में जानेंगे जिसके अंतर्गत रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट इत्यादि आते हैं। यह हमारे दैनिक जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं और हम तक सूचनाएं किस प्रकार से पहुंचाते हैं। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडिया का अर्थ माध्यम। जनसंचार माध्यम टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के रूप है जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है। देश और विदेश के जनसमूह तक है, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। संचार माध्यम और तकनीक, अखबार, टेलीविजन और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं
क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक निरंतर बदल रही है और मशीनों को बदलकर आधुनिकता बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। जनसंचार माध्यम में आज संपूर्ण विश्व को एकजुट कर दिया है। जनसंचार माध्यम और धन। जनसंचार के माध्यम वह तकनीक बहुत अधिक खर्चीली होती है, जैसे टीवी स्टूडियो, समाचार के स्टूडियो तथा अन्य लोगों का वेतन। इसके परिणाम स्वरूप अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। जनसंचार माध्यम को अधिक धन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वह निरंतर धन अर्जित करते हैं। इसका एक तरीका विज्ञापन है, जिससे जनसंचार माध्यम को धन की पूर्ति होती है। संचार माध्यम और लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनसंचार की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि घटनाओं पर चर्चा करने में इसका अहम योगदान है। उदाहरण के लिए, संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार का कार्य कर रही है। यदि लोग चाहे तो समाचारों के आधार पर कार्यवाही भी कर सकते हैं, मंत्रियों को पत्र लिख सकते हैं, सार्वजनिक विरोध आयोजित कर सकते हैं, हस्ताक्षर अभियान चला सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि जनसंचार माध्यम सही जानकारी वह संतुलित रिपोर्ट प्रस्तुत करें। संतुलित रिपोर्ट वह होती है, किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। स्वतंत्र संचार माध्यम से तात्पर्य है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचार को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित न करें। संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्य दो कारण हैं: सरकार का उन पर नियंत्रण सेंसरशिप के द्वारा, व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण धन के द्वारा, मसौदा तय किया जाना। कुछ खास विषय पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं, हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्राय यह कहा जा सकता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसूदा या एजेंडा तय करते हैं। परंतु कई बार जनसंचार माध्यम महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान केंद्रित करने में असफल रहते हैं, जैसे कि पीने योग्य जल वह जरूरी समस्याएं, परंतु इसके बजाय वह खेलकूद, मनोरंजन जैसे विषयों पर अधिक ध्यान देते हैं। सेंसरशिप सरकार की उस शक्ति अधिकार से है जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर रोक लगा सकती है। सार्वजनिक विरोध इसमें विशाल संख्या में लोग एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूप से अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, जैसे रैली आयोजित करना, धरना देना, सड़कों को अवरुद्ध करना। अध्याय 7 हमारे आसपास के बाजार। आपने अपने आसपास बाजारों को जरूर देखा होगा, जहां से हम अपने ही रोजमर्रा की वस्तुएं लेकर आते हैं, जैसे साप्ताहिक बाजार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, पड़ोस की गुमटी इत्यादि। हम इस अध्याय में समझने की कोशिश करेंगे कि यह वस्तुएं कहां से आती हैं। साप्ताहिक बाजार। यह बाजार सप्ताह में केवल एक निश्चित दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन में अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसी हजारों बाजार लगते हैं और लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरत है किसी से खरीदते हैं। साप्ताहिक बाजार के लाभ: वस्तुएं कम दाम पर उपलब्ध हो जाती है। सभी प्रकार की वस्तुएं एक स्थान पर प्राप्त हो जाती है, जैसे सब्जी, कपड़े, बर्तन इत्यादि। वस्तुएं के अधिक विकल्प: मोहल्ले की दुकानें,
इस प्रकार की दुकानें स्थायी होती हैं तथा हर मोहल्ले में उपलब्ध होती है। हम यहाँ से सामान किसी भी दिन खरीद सकते हैं। इन दुकानों के उदाहरण है दूध की डेयरी की दुकान, तेल मसाले की दुकान, स्टेशनरी की दुकान, मोहल्ले की दुकान के पास सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी होते हैं। मोहल्ले की दुकान के लाभ स्थायी होती है, जिस कारण हम किसी भी दिन सामान खरीद सकते हैं। इन दुकानों से हम आसानी से उधार ले सकते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेंगी जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती है। इन्हें मॉल कहा जाता है। इस प्रकार की दुकानों में महंगा सामान तथा ब्रांडेड उत्पाद मिलते हैं जिन्हें बहुत कम लोग ही खरीद पाते हैं। बाजार की श्रृंखला, वे लोग जो वस्तु के उत्पादन और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान खरीद लेते हैं, इन्हें वह दूसरे व्यापारी को बेचते हैं। यहाँ खरीदने वाले बेचने वाले दोनों प्रकार के व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो वस्तु उपभोक्ता को भेजता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। यहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती है और यहाँ से अन्य व्यापारियों तक पहुँचती है। बाजार और समानता, जिस प्रकार से एक छोटा दुकानदार कम लाभ अर्जित करता है, वहीं दूसरी ओर मॉल का व्यापारी अधिक लाभ अर्जित करता है, उसी प्रकार से उपभोक्ता भी अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर सबसे सस्ती वस्तुएं तथा ब्रांडेड वस्तुएं खरीदते हैं। यह हमारी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है कि हम किस के बाजार से सामान खरीदते हैं। बाजार की श्रृंखला यह चारों की एक संख्या है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों से तरह जुड़ी होती है, क्योंकि उत्पाद एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजार में पहुंचता है। अध्याय 8, बाजार में एक कमीज। इस अध्याय में हम वस्तु के उत्पादन से लेकर उसकी बिक्री तक का अध्ययन करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि सभी व्यक्तियों को समान लाभ होता है या दूसरे की अपेक्षा कम लाभ। कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान। यहाँ पर एक छोटी किसान स्वप्ना, जो कुरनूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है, की घटना बताई गई है। यहाँ पर बताया गया है कि कपास की खेती करने में अधिक निवेश की आवश्यकता पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि की, जिसके लिए छोटे किसान साहूकारों व धनी किसानों से कर्जा लेकर इसकी खेती करते हैं तथा उन्हें उनकी लागत के अनुसार लाभ अर्जित नहीं हो पाता। छोटे किसानों के साथ अपना उत्पादन बेचने के लिए स्थानीय बाजार व व्यापारी पर निर्भर रहना पड़ता है। इरोड़ का कपड़ा बाजार। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार इरोड़ का कपड़ा बाजार लगता है, जो संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में आसपास के गांव में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी बेचा जाता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। इस बाजार में बुनकर व्यापारियों के आर्डर के अनुसार कपड़ा तैयार करके लाते हैं तथा यहाँ से कपड़ा देश विदेश में भेजा जाता है। दादन व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देते हैं। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। बुनकरों और व्यापारियों के बीच इस व्यवस्था को दादन व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को 2 प्रकार के लाभ होते हैं। एक, सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता। 2, तैयार माल को बेचने की व्यवस्था पहले से रहती है, परंतु इस व्यवस्था में बुनकरों को कम लाभ अर्जित होता है।
क्योंकि वह पूर्ण रूप से व्यापारियों पर निर्भर रहते हैं तथा कम दाम में कार्य को पूरा करते हैं। इस पूरी व्यवस्था में व्यापारियों को अधिक लाभ अर्जित होता है। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा इन कारखानों में या फैक्ट्रियों में भेजता है। यहाँ से तैयार माल को अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में निर्यात किया जाता है। कारखाने कपड़े को कम दाम पर खरीदते हैं तथा उसकी गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देते हैं। यह अपना लाभ अधिक कमाने के लिए कामगारों को न्यूनतम मजदूरी देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज जो भारत में तैयार की गई थी उसकी कीमत बहुत अधिक रखी जाती है, जिससे लाभ अधिक अर्जित किया जा सके। बाजार में लाभ कमाने वाले कौन हैं? बाजार की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है, जिसमें बहुत सारे लोग अपना लाभ कमाते हैं। बाजार और समानता विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम स्तर का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके, परंतु कपास उत्पादक व बुनकर ने अधिक मेहनत की परंतु उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिला। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बाजार में हर व्यक्ति समान रूप से नहीं कमाता। जिनिंग मिल वह फैक्ट्री जहां रूही के गोलों से 20 अलग किए जाते हैं, यहाँ पर रवि को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं जो धागा बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं। अध्याय 9 समानता के लिए संघर्ष। इस पुस्तक में आपने अनेकों उदाहरण देखे हैं जिसमें लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया गया है। ऐसी स्थिति में लोग क्या कर सकते हैं? हमारे पास अनेकों उदाहरण है जब लोगों ने असमानता के विरुद्ध और न्याय के लिए संघर्ष किया है और समानता को हासिल किया है। भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। राज्य और उसके कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म तथा अनेक अमीर या गरीब होने के का आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यस्त नागरिक को मताधिकार है। मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी ही है जितनी किसी भी और व्यक्ति के वोट की। भारत में असमानता का आधार महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुषों के काम की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं। भारत में किए जाने वाले भेदभाव का प्राथमिक कारण यह है कि वह किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के हैं। धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। समानता के लिए संघर्ष। दुनिया भर के तमाम समुदायों, गांवों और शहरों में आप देखते होंगे कि कुछ लोग असमानता के लिए संघर्ष के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं। यह लोग असमानता के विरुद्ध संघर्ष करते हैं और इन्हें समाज का समर्थन प्राप्त होता है। भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जा सकते हैं जहां पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने को आगे आए जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते थे, जैसे महिलाओं का आंदोलन। मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है। तवा मत्स्य संघ लोग और समुदाय का विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सामने आते हैं। देश में ऐसे बहुत से संगठन हैं जो विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद में नर्मदा से मिलती है। तब आप पर एक बांध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ और 1978 में पूरा हुआ। इस कारण इस हिस्से से लोगों को विस्थापित किया गया और खेती की जमीन पर बांध का निर्माण किया गया। इस कारण यहाँ के स्थानीय लोगों ने खेती को छोड़कर मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया, जिससे वह अपनी आजीविका चला सकें।
1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ले आए, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका पर असर पड़ा। काम वालों ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। इस तरह तवा मत्स्य संघ का गठन हुआ और इस संगठन ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछली पकड़ने का काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। यह मांग करते हुए इन लोगों ने चक्का जाम किया। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकारी यहां के विस्थापित लोगों को ही दिया जाएगा। इस प्रकार सरकार ने 2 महीने बाद ही मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने का के लिए 5 वर्ष का पट्टा देना स्वीकार किया। तवा मत्स्य संघ के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया। यह इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई जो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेत की उचित कीमत सीधे उन्हें देती है। भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज। भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है। देश के सभी नागरिक को समानता का अधिकार है और भारत में जितने भी समानता के लिए आंदोलन चलाए गए उनका आधार संविधान रहा है। लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। समानता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में है, परंतु कुछ मुद्दे लोकतंत्र के इस मूल भाव के लिए चुनौती पैदा कर रहे हैं, जैसे 1. देश की स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण। 2. संचार के माध्यमों पर व्यावसायिक घरानों का बढ़ता दबाव और नियंत्रण। 3. महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना। 4. किसानों की कम आय। यह देश के सामाजिक और आर्थिक समानता से जुड़े मुद्दे हैं।